तो स्वागत है आप सबका द स्पिरिट के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, इससे पहले जो है कि हम मेंसुरेशन के सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और मेंसुरेशन में हम 2D आकृतियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा किए हुए हैं, विस्तृत चर्चा किए हुए हैं कि किस तरीके से 2D आकृतियां होती हैं, कैसी होती हैं और 2D आकृतियों के अंतर्गत जो है कि कौन कौन सी आकृति आ सकती है उसके बारे में हमने जाना है। वो किस तरीके की होती है, वहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, नॉर्मली हम वहां पे समझे। अभी क्वेश्चन उसमें हम बहुत कुछ कराए नहीं अभी, हाँ, लेकिन इसके बारे में हम जरूर समझ चुके हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है कि बनते कैसे हैं और फिर कहाँ से जो है कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। 2D आकृति में जो है कि हम आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज और समचतुर्भुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज जो क्लास है वो 3D आकृति का होगा और 3D आकृति में जो है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी आकृति बन सकती है। तो आज जो होगा हमारा सेशन 3D आकृति का होगा और 3D आकृति जो है कि को लेकर के आप बहुत परेशान रहते हैं। मेंसुरेशन में जितनी आकृतियां हैं सभी के लिए अलग अलग सूत्र हो जाते हैं और सूत्र अलग अलग होने के कारण जो है कि क्या होता है कि आपको लेके रटने में परेशानियां होती हैं। एक को रटते हैं, दूसरा भूल जाता है। कहीं ना कहीं हमारे पास सही तरीके की कमी होती है। सही तरीका जो हमारा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए, कोई एक कॉन्सेप्ट हो और उस पर सभी जो है कि समाहित हो जाए, सभी जो है कि उसमें सम्मिलित हो जाए। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि हम कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि सभी आकृतियों को एक जगह समाहित कर दे, एक ही की से जो है कि हम पकड़ना शुरू कर दें कि किस तरीके से इसको हम मैनेज करेंगे। तो देखिए, पूरे 3D आकृति को देखिए, इससे पहले यदि आप नहीं देखें वीडियो को तो इससे पहले 2 वीडियो और डाल चुका हूँ जो 2D से रिलेटेड है, 2D आकृतियों से रिलेटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमारी 2D आकृति के यदि हमारे सारे चीज क्लियर हैं तो 3D आकृति बड़े ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिएगा, हम 3D आकृति को जो है कि 2 पार्ट में बांट देंगे। 3 पार्ट में बांट लेंगे। 3D को भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे और हम बतलाएंगे प्रिज्म नुमा आकृति, प्रिज्म नुमा आकृति। पहली जो हमारी आकृति होगी वो प्रिज्म नुमा आकृति होगी। दूसरी आकृति जो होगी हमारी पिरामिड नुमा आकृति होगी, पिरामिड नुमा आकृति। और तीसरा जो आकृति हमारा होगा गोला होगा। देखिएगा, हम एक एक आकृतियों को लेके चलेंगे, लेकिन हमारे इस 3 पार्ट में कौन कौन सी आकृति जो होगी हमारे प्रिज्म में आएगी, कौन सी ऐसी आकृति होगी जो पिरामिड नुमा आकृति होंगी उसके अंतर्गत जो है कि आएंगे। हम इस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रिज्म नुमा आकृति का मतलब होता है कि वैसी आकृति, प्रिज्म नुमा आकृति हम वैसी आकृति को कहेंगे जिसके सतह और शीर्ष दोनों क्या हो, समान हो। हम क्या बोल रहे हैं? प्रिज्म नुमा आकृति वैसी आकृति होंगी जिसके सतह और शीर्ष जो है कि क्या हो, समान हो। हम बोल रहे हैं कि जिसके सतह और शीर्ष दोनों जो है कि क्या हो, समान हो। सतह व शीर्ष क्या हो, तो समान हो। वैसी आकृति जो है कि प्रिज्म नुमा आकृति कही जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब ऐसी कोई भी आकृति हम कह सकते हैं जिसके सतह और शीर्ष दोनों समान हो रहे हैं तो प्रिज्म नुमा आकृति कही जाएगी। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, आप ऐसे नॉर्मली सोचिए, जितने भी आपके आंखों के सामने जो चीज भी दिख रहा है कोई ना कोई वो आकृति है, 3D आकृति कोई ना कोई है। जो कुछ भी दिख रहा है वो एक आकृति ही है। वो मान लीजिए, ये अगर हम इस बॉक्स को दिखा दे रहे हैं इस तरीके, ये भी कोई 3D आकृति है। हमारे पास मोबाइल है, वो भी कोई 3D आकृति है। हमारे पास जो है कि ये मार्कर है, ये भी कोई 3D आकृति है। हमारे पास जो है कि हम जिस घर जो है कि घर भी एक 3D आकृति है। कोई ना कोई आकृति तो होगी। घर है, पेन है, मोबाइल है, सारी जो है कि एक आकृति है, 3D आकृति है। 3D आकृति जो है कि कुछ इसमें मोटाई आ रही है, थिकनेस है, इसको हम 3D आकृति बोल रहे हैं। तो ये सभी आकृति कोई ना कोई 3D आकृति है। अब हमको ये जानना है कि कौन सी आकृति उसमें जो है कि प्रिज्म नुमा आकृति है, कौन सी जो है कि पिरामिड नुमा आकृति है। प्रिज्म नुमा आकृति में हम कह रहे हैं जिसके सतह व शीर्ष दोनों क्या हो रहे हैं, समान होंगे, वो प्रिज्म नुमा। अच्छा, इसमें क्या है? सतह व शीर्ष, सतह व शीर्ष दोनों क्या होंगी, असमान होंगे, असमान होंगे। उसको हम कहेंगे पिरामिड नुमा आकृति। अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है सतह और शीर्ष समान होने का?
जैसे मान लीजिए हमने कोई एक आकृति इस तरीके से, देखिए एक बॉक्स लिए हुए हैं, इसका सतह देखिए, इसका सतह एक तरीके से देखिए एक वर्गाकार लगभग दिख रहा है और इसका शीर्ष भी एक वर्गाकार है। या हम इस साइड से देखें तो देखिए ये एक आयताकार है और इसके जस्ट अपोजिट भी देख रहे हैं तो ये भी एक आयताकारी है। इसका मतलब सतह जैसा है वैसे इसके शीर्ष है, जैसा इसका सतह है वैसे उसका शीर्ष है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आकृति जो होगी प्रिज्मनुमा आकृति होगी। कोई भी आकृति हो सकती है। अच्छा, हम इसको प्रिज्मनुमा आकृति कहेंगे जिसके सतह व शीर्ष समान है। जैसे ईंट ले लीजिए, ईंट को देखिए नीचे भी एक जो है कि आयत दिखेगा और इसके ऊपर भी आयत की तरीके से ही दिखेगा। इसका मतलब सतह और शीर्ष दोनों एक जैसे है, तो हम इसको कहेंगे प्रिज्मनुमा आकृति। इसका मतलब जो है कि हम ईंट को प्रिज्मनुमा आकृति कह सकते हैं। अच्छा, उसी को जो है मेंसुरेशन में ईंट को हम क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे मेंसुरेशन में ईंट को जो है कि हम घनाभ बोलेंगे। घनाभ कुछ इस तरीके की आकृति होगी, उसका नीचे का सतह जो है कि एक आयत होगा और ऊपर का भी कुछ इसी तरीके की आकृति होगी। इसी तरीके से होगा, इस तरीके के, ये घनाभ हो जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या आकृति आ सकता है प्रिज्मनुमा आकृति में, तो हम कहेंगे घनाभ। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि घन। हम सभी आकृतियों को देखेंगे घनाभ घन क्या होता है, लेकिन हम नॉर्मली पहले समझेंगे प्रिज्मनुमा आकृति में वो कौन कौन सी आकृतियां आ सकती हैं। तो घनाभ भी एक जो है कि प्रिज्मनुमा आकृति है, घन भी प्रिज्मनुमा आकृति है। घन का क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन कुछ इस तरीके की आकृति होगी जिसकी सभी भुजा क्या होंगी, समान होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होंगी, समान होगी। देखिए सभी एक जैसे दिख रहा है, 3D आकृति है ये। इसका मतलब जो है कि ये कैसी आकृति है, किसके अंतर्गत की आकृति है, तो प्रिज्मनुमा आकृति के अंतर्गत जो है कि हम इसको रख सकते हैं। अच्छा, बेलन, क्या हम बेलन को प्रिज्मनुमा आकृति बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बेलन की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, जिसके नीचे का अगर हिस्सा देखें अगर उलट करके तो एक वृत्त दिखेगा और ऊपर के हिस्से को भी देखें तभी भी वो एक वृत्त ही दिखेगा। इसका मतलब बेलन भी जो है कि एक प्रिज्मनुमा आकृति है। सही है। हम पहले आकृतियों को ये जान ले कि प्रिज्मनुमा में कौन आएंगी, पिरामिडनुमा में, फिर हम एक एक को चर्चा करेंगे लेकर के। तो हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि घन भी जो है कि एक प्रिज्मनुमा आकृति है, बेलन भी जो है कि एक प्रिज्मनुमा आकृति। अच्छा, इसके अलावा क्या और भी आकृतियां हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बहुत सारी आकृतियां ऐसी हो सकती हैं जिसका हम 3D रूप दे सकते हैं और वो एक प्रिज्म भी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे 2D में बतलाया है ना कि त्रिभुज, तो 3D त्रिभुज को भी अगर थोड़ा सा कुछ इसकी हाइट ले ले, इसकी कुछ मोटाई दे देते हैं तो वो भी एक 3D आकृति हो जाएगी। और हम कहें कि इस तरीके से कुछ होगा, हम इसको सही से भले बना नहीं पा रहे हैं, जरा कल्पना करिएगा कुछ इस तरीके से आकृति होगा, 3D रूप होगा। जैसे एक मान लीजिए कोई इस तरीके से मिलता जुलता कोई आकृति होगा और ये 3D रूप है। यहाँ पे हम समझ, इसको हम बना भले नहीं ठीक से पा रहे हैं, लेकिन वो भी एक 3D आकृति है। और साथ ही साथ वो कैसी आकृति होगी, क्या वो प्रिज्म होगा कि पिरामिड? तो हम कहेंगे अगर नीचे का भी अगर त्रिभुजी है और ऊपर भी एक त्रिभुजी की तरीके से हमको दिख रहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो जो है कि प्रिज्मनुमा आकृति होगी। ऐसा और कौन कौन सी आकृति हो सकती है? तो बिल्कुल इसके अतिरिक्त और बहुत सारी आकृतियां हो सकती है जिसको हम प्रिज्मनुमा आकृति के अंदर जो है कि रख सकते हैं। जैसे हमने एक समषष्टभुज बनाया था और समषष्टभुज की जो है कि अगर उसकी कुछ मोटाई दे देते हैं समषष्टभुज को, जैसे अगर पंखा जो लगा होता है ऊपर सीलिंग में, तो उसके बॉक्स को जरा एक बार देखिएगा, उसका बॉक्स भी कुछ इस तरीके से गहराई होती है, कुछ उसकी मोटाई होती है और है तो वो समषष्टभुज ही। और समषष्टभुज था और उसमें कुछ मोटाई दे दी गई, वो 3D आकृति बन गया। और देख रहे हैं कि नीचे भी वो समषष्टभुज ही दिख रहा है, उसके ऊपर का भी समषष्टभुज ही दिख रहा है। उसका मतलब हम कह रहे हैं कि अगर उसका पेंदी और ऊपर का ढक्कन या हम उसका शीर्ष जो बोले एक जैसे है तो उस सभी आकृति को जो है कि हम प्रिज्मनुमा आकृति बोलेंगे। और जितनी भी प्रिज्मनुमा आकृति होगी ना, सबका कॉन्सेप्ट एक होगा और एक ही कॉन्सेप्ट पे सभी के जो है कि हम निकाल सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल या हम कहें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या हम इसके आयतन, सभी को हम एक जैसे देखेंगे, एक नजरिए से देखेंगे और एक ही जो है कि कॉन्सेप्ट पे सभी के आंसर हमारे आने लगेंगे। तो हम यहाँ पे घन, घनाभ, बेलन जो है कि नॉर्मली लेते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और भी बहुत सारी आकृतियां होंगी जिसका हम नाम भले ना दे पाए, लेकिन हम यहाँ से हल इसको जरूर कर सकते हैं। अच्छा, पिरामिड नुमा आकृति क्या? हम कह रहे हैं सतह व शीर्ष दोनों असमान हो। असमान होने का मतलब ये है, जैसे नॉर्मली इसमें आप जो पढ़ते हैं
उस शंकु को इसमें पढ़ते हैं। शंकु को इसमें लेकर के हम पढ़ते हैं। शंकु कुछ इस तरीके की आकृति होती है। शंकु कुछ इस तरीके की आकृति होगी जिसके सतह पे इस तरीके से वृत्त दिख रहा है, लेकिन शीर्ष इसका जाकर के पॉइंटों में सिमट गया है। सतह जो है कि एक दिख रहा है वृत्त के रूप में और इसका शीर्ष जो है कि एक पॉइंटों के रूप में सिमट गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि सतह इसका तो वृत्त था, सतह इसका एक वृत्त है, लेकिन इसका शीर्ष जो है कि एक पॉइंट में सिमट गया, मतलब सतह और शीर्ष में भिन्नता यहाँ हमको दिख रही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक पिरामिड नुमा आकृति है। ये एक पिरामिड नुमा आकृति है। देखिए, जरूरी नहीं कि पिरामिड नुमा आकृति में हम केवल शंकु को ही बोले, और बहुत सारी ऐसी आकृतियां हो सकती हैं जिसका हम नाम भले न दे पाए। जैसे मान लीजिए ये वर्ग था, इसकी हमने जब मोटाई दी थी तो वर्ग में ही दे दी थी सेम, जैसे तो हम प्रिज्म में ले रहे थे, वो घन बन जा रहा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे मंदिर वंदिर का देखे होंगे, ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से तिरछा लेकर के और इसको पॉइंटों के रूप में लेके चला जाया जा सकता है। सही है। अगर हम कहें कि इसका आयतन बताइए तो इसके लिए आपके पास सूत्र नहीं होगा, लेकिन यदि हम कॉन्सेप्ट से लेके चीजों को लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सूत्र बना सकते हैं इसके। ये भी एक पिरामिड नुमा आकृति होगी। क्या इसके अतिरिक्त जैसे हम अभी त्रिभुज पे बनाए थे ऊपर हाइट लेकर के, तो उसमें अगर हम ऊपर भी त्रिभुजी रूप दे देते हैं मोटाई देकर के, तब तो बन रहा था प्रिज्म। लेकिन हो सकता है कि इसी को ऐसे हम तिरछा करके लेकर के बना देते हैं। ऐसा होगा, देखे होंगे आप, त्रिकोण इस तरीके से होता है और ये भी ऊपर की तरफ उठा हुआ है यहाँ से इसके, तो हम इसको बोल सकते हैं पिरामिड नुमा आकृति। या समषष्ठभुज पे भी हम बना सकते हैं पिरामिड नुमा आकृति। ऐसे कहीं पे आप लोग देखे होंगे समषष्ठभुज है, और इस पे भी हम चाहें ऊपर की तरफ यहाँ से कुछ खिंचाव दे दे, ऊपर की तरफ इसको खींच के हम ऊपर खींच ले, अगर इस तरीके से पिरामिड में से उस समषष्ठभुज के केंद्र को अगर उठा के थोड़ा सा इसमें उठाव दे देते हैं तो ऊपर एक पॉइंटों के रूप में सिमट जाएगा, नीचे समषष्ठभुज होगा। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि सतह और शीर्ष में भिन्नता आ गई, और जब सतह और शीर्ष में भिन्नता पाई जाएगी वहां पे पिरामिड नुमा आकृति के अंतर्गत हम उस आकृति को रख सकते हैं। जितने भी पिरामिड नुमा आकृति बनेगी सबका कॉन्सेप्ट जो है कि एक ही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अभी तक चीजों को समझने लगे होंगे कि प्रिज्म नुमा आकृति क्या होती है और पिरामिड नुमा आकृति क्या होती है। प्रिज्म नुमा आकृति में हमने क्या बताया था, हमने बताया था घन, घनाभ, बेलन। ठीक, इसके अतिरिक्त और बहुत सारी आकृतियां ऐसी होंगी जो प्रिज्म नुमा आकृति है, जिसका हम नाम भले नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वर्ग पे बनाया, आयत पे बनाया, चतुर्भुज पे बनाया। हो सकता है कि हम इस तरीके से कोई पांच भुजा वाली आकृति पे भी हम बना सकते हैं कि नहीं, तो स्वतंत्र है, हम तो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन उस आकृति को भी हम प्रिज्म नुमा आकृति कहेंगे। जब उसके सतह शीर्ष समान होंगे, प्रिज्म नुमा आकृति जो है कि कही जाएगी, उसके अंतर्गत रखेंगे। पिरामिड नुमा में क्या होगा, सतह व शीर्ष जो है कि दोनों असमान होंगे, पिरामिड नुमा आकृति होगी। गोला का कॉन्सेप्ट अलग बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है गोला में। अब हम एक एक आकृतियों को लेकर के जरा हम चर्चा कर देते हैं ताकि आपका मामला फिट हो जाए। फिर यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के नहीं चांस रहेंगे और आराम से जो है कि आप क्वेश्चनों के आंसर जो है कि दे पाते। तो हम एक एक आकृति की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम पहली आकृति ले लेते हैं, प्रिज्म नुमा आकृति। और प्रिज्म नुमा आकृतियों में जो है कि हम एक एक आकृति को लेकर के चर्चा कर दें। प्रिज्म नुमा आकृति, देखिए नॉर्मली 3D आकृतियों में जो पूछा जाता है, क्वेश्चन, एक तो हो जाता है आयतन पूछ लिया जाता है। दूसरा पूछा जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोल रहे हैं हम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए यदि वो सतह वक्राकार है तो वहां पे वक्रपृष्ठ बोला जाएगा, अन्यथा यदि इस तरीके से नॉर्मल कोई आकृति है जैसे घन, घनाभ, तो वैसी कंडीशन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोला जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसे अगर हम बात करें आपको कि चारों दीवारों की अगर क्षेत्रफल की बात करें, कोई आकृति इस तरीके से है, समझिएगा जरा, हम इस तरीके से कोई आकृति लिए हुए हैं और ये अगर इस तरीके से आकृति है, इसके 4 दीवार दिख रहे हैं यहाँ पे, एक दीवार ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये।
तो हम यहाँ पे चारों दीवार का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। लेकिन इसी चादर को अगर हम इस तरीके से गोल करके मोड़ देते हैं ऐसे, तो देखिए ये सतह जो है कि एक वक्राकार हो गया। चादर वही है, बस इसका रूप जो है कि परिवर्तित कर दिया गया है और ये वक्राकार हो गया। देखिए गोल ऐसे दिख रहा है तो ये वक्राकार हो गया। ऐसी कंडीशन में हम इसको वक्र पृष्ठ बोलेंगे। और यदि इस तरीके से प्लेन सरफेस से अगर इसका सतह होगा तो ऐसी कंडीशन में जो है कि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलेंगे। बात एक ही है, बस यहाँ पे इसको दिखाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन चादर हमारे पास वही है। हमारे पास कागज वही है, पेपर वही है, चादर वही होगा। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं आयतन, और आयतन के बाद जो है कि हमारे पास जो पूछा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सही है। तीसरा जो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए डायरेक्टली जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस तरीके से पूछ लिया जाता है और इसी से जो है कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है। लेकिन होता है मुख्य रूप से तीन चीजें हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कोई आकृति इस तरीके से ले रखा है। अगर हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो एक दीवार, दो दीवार, इसके पीछे 3, 4, इस तरीके से 4 है। अगर हम जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो हम इसका मतलब हम ऊपर वाले सतह हम इसकी भी बात करने लगे और नीचे वाले सतह हम इसकी भी बात जो है कि लेकर के करने लगे। जब हम यदि कह रहे हैं इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ, तो ये वाले सतह और ये वाले सतह का, और यदि चारों दीवारों का बोल रहे थे तो ऐसी कंडीशन में ये और ये, मतलब ये चारों दीवार। समझ में आ गई। वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अथवा चारों दीवारों का, दोनों एक ही बात है। बेलन की कंडीशन में वक्र पृष्ठ बोलेंगे और घन और घनाभ की कंडीशन में जो है कि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस चीज को समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा एक ही होगा और उसी के अंदर जो है कि सभी समाहित हो जाएंगे। देखिए आयतन क्या होता है। नॉर्मली किसी भी आकृति का अगर आयतन निकालना है 3D में और वो प्रिज्म नुमा आकृति है, तो आयतन बराबर जो बनेगा हमारा, जो आयतन होगा, हम कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जहां कहीं भी प्रिज्म नुमा आकृति होगी और हम आपसे पूछ लेते हैं कि आयतन बतलाइए, तो सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करके आप आराम से जो है कि आंसर इसके निकाल सकते हैं, आयतन इसके बता सकते हैं। अब जरा इसको हम लेके चलते हैं आकृतियों की तरफ, कैसे हम इसको बतलाएंगे। जैसे अगर हम बात कर देते हैं घन की, समझिएगा जरा घन की, तो घन में होता क्या है नॉर्मली कि घन जो होता है एक वर्ग पे बनी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों क्या होती हैं, तो समान होती है। आकृति कुछ इस तरीके से घन होगा, देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगा तीनों जो है कि समान होती हैं। घन में इस तरीके की कोई आकृति बनी होगी घन, और जहां कहीं भी घन एक प्रिज्मनुमा आकृति है। और यदि हमको इसका आयतन जानना है तो हम कहेंगे कि अगर इसकी भुजा को हम a मान लेते हैं तो ये भी a होगा, लंबाई भी a होगा, चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी a होगा। क्यों? क्योंकि घन में सभी भुजाएं जो है कि बराबर होती है। यहाँ पे सभी भुजाएं जो है कि क्या होती है, बराबर होती है। सही है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं आपको कि एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विकर्ण ज्ञात करें। चीज छूट रहा था। विकर्ण निकाल सकते हैं, विकर्ण कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, सतह का क्षेत्रफल। हमारा कॉन्सेप्ट है सतह का क्षेत्रफल। सतह जो है कि हमारा एक इस तरीके से दिख रहा होगा वर्ग, और इसकी भुजा a होगी, और इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप कहेंगे a इंटू ए, मतलब भुजा गुणे भुजा जो होता है क्षेत्रफल। अभी हम बस इतना बता रहे हैं सतह का क्षेत्रफल, तो भुजा गुणे भुजा कर दिए। अब इसकी ऊंचाई भी चूंकि a ही होगी तो ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा a गुणे a गुणे a,
और हम यहाँ पे इसको लेके रट्टा मारते हैं ए क्यू ए क्यू ए क्यू, लेकिन ए क्यू आया कहाँ से है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे अगर तो चीजें समझ में आ जाएगी कि ये ए क्यू आया कहाँ से है हमारे पास। सही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि घन का आयतन जो होगा ए क्यू होगा, लेकिन बना कहाँ से है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से बना है, और इसी को लेकर दिमाग में रखना है। अच्छा, घनाभ की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा घनाभ के कंडीशन में कुछ आकृति ऐसी होगी जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी जो है कि अलग अलग हो सकती है, सभी जो है कि अलग अलग होंगी। समझिएगा, इसमें क्या होगा, अगर हम इसके एक सतह की बात करें, किसी एक सतह को ले लीजिए, किसी घनाभ में सतहों की संख्या जो है कि 6 होती है। हम किसी भी एक सतह को ले ले, मान लीजिए हमने नीचे के सतह को ले लिया, नीचे के शीर्ष इस सतह को ले लिया। एक सतह जो है कि ये एक आयत का दिख रही है रूप लेकर के, और इसकी लंबाई को यदि l मान ले, चौड़ाई को यदि b मान ले, तो वैसी कंडीशन में सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो l इंटू बी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और इसकी कुछ अपनी ऊंचाई होगी। मान लीजिए ये ऊंचाई h होगा, ये लंबाई l था, ये चौड़ाई b था, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है h होगा, तो इसकी ऊंचाई से हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो ये नार्मली बन जाएगा LBH, या हम इसको कह दें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सही है, हम कोई अलग से हम कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहे हैं, सूत्र नहीं बना रहे हैं, बस हम एक कॉन्सेप्ट जो है उसी को आगे की तरफ बढ़ाते चल रहे हैं, सूत्र हमारा बनता चला जा रहा है। इसका मतलब हम आपको यहाँ पे सूत्र रटवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूत्र बन कैसे रहे हैं हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक चीज बस रखे रहेंगे दिमाग में, ये सारी चीजें आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी और कहीं से क्वेश्चन जो है कि गलत नहीं होंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि घुमा के पूछ लिया जाता है, और वैसे कंडीशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी होता है, अन्यथा हम नहीं निकाल पाएंगे भाई, फंस जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही जो है कि बेलन में भी होता है। देखिए, बेलन कुछ इस तरीके की आकृति होगी, इस तरीके की आकृति होती है बेलन, सिलेंडर। सही है, बेलन के अगर हम निचले हिस्से को देख ले, चाहे ऊपरी हिस्से को देख ले, तो ऐसे एक वृत्त दिखेगा, और वृत्त वाले में हमने पढ़ा था कि इसको हम बोलेंगे त्रिज्या r। सही है, और यदि त्रिज्या r होगा तो सतह का क्षेत्रफल आप बतला सकते हैं ना कि सतह का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। बस इतना ही रखिए दिमाग में कि सतह का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। चूंकि हमको आयतन जानना है, तो आयतन की कंडीशन में जो होता है, क्या होता है, इसकी ऊंचाई से हमको गुणा करना होता है। सही है ना, सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हमको करना है, तो इसकी ऊंचाई भी होगी। बेलन की त्रिज्या यहाँ पे यदि r है तो इसकी ऊंचाई भी कुछ होगी, जिसको हम यदि h मान ले तो हम कहेंगे कि बेलन का आयतन जो होगा पाई r स्क्वायर। बेलन का आयतन जो होगा पाई r स्क्वायर h होगा। सही है, ऐसी बहुत सारी ऐसी आकृतियां हो सकती हैं जो प्रिज्म नुमा आकृति होगी, और उसके सतह के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे और वो निकल के आ जाएगा आयतन बेलन। सही है, समझ पाए होंगे यहाँ पे। जिस तरीके से हम आयतन निकाले हैं, उसी तरीके से चारों दीवारों के क्षेत्रफल की यदि बात करें, चारों दीवारों की दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम बतलाएंगे, जैसे वहां पे ऊंचाई में गुणा किए थे किससे, सतह के क्षेत्रफल से, तो वहां पे आयतन निकला था। लेकिन हम यहाँ पे सतह के क्षेत्रफल में ना, बल्कि सतह के परिमाप में गुणा करेंगे। किससे, ऊंचाई से। समझिए दोनों में फर्क क्या है, हम वहां सतह के क्षेत्रफल से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं परिमाप से गुणा। तो सतह का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये दे देगा क्या चीज, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। या हम इसको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलेंगे। कैसे, कहाँ पे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम वहां बोलेंगे जहां पे पृष्ठ उसका वक्राकार होगा, अर्थात हम बेलन की कंडीशन में वक्रपृष्ठ बोलेंगे। और बेलन की कंडीशन में जो है कि समझिए बोलेंगे हम, और वहां पे बेलन यदि हम बात कर दिए तो सतह का परिमाप जो होगा 2 पाई r होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी देखा है कि बेलन जो होगा एक वृत्त होगा, और वृत्त की परिधि, सही है, क्योंकि बेलन के कंडीशन में एक वृत्ताकार है तो वृत्त होगा, तो ये परिधि, परिमाप की जगह हम इसको परिधि बोलेंगे। बात एक ही है, बस शब्द यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 पाई r और गुणे हम यहाँ पे h कर लेंगे, अर्थात 2 पाई r h। रटना हमको नहीं है, हमको बस यहाँ चीजों को ध्यान देना है कि सतह का परिमाप
गुणे ऊंचाई हमको करना है, सतह का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब ये बन जाएगा क्या चीज, चारों दीवारों के साथ। बेलन की कंडीशन में हो गया। अच्छा, अगर यही चीज हम घन में बोलते, समझिएगा जरा, घन में, तो घन की आकृति हमारी जो है कि नीचे की कैसे दिख रही थी, तो हम कहेंगे कि एक वर्ग दिख रहा था। और यदि वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, और ऐसे ऐसे जो है कि इसकी ऊंचाई जो होगा, उसका ऊंचाई जो होगा क्या होगा, सॉरी एक मिनट, हमको यहाँ पे इसकी परिमाप से मतलब है ना, तो हम परिमाप लेंगे और इसका परिमाप जो होगा 4a होगा। सही है, 4a होगा। समझ लीजिए कैसे हुआ था, ए 4a होगा। यदि घन है तो वैसी कंडीशन में इसका परिमाप जो होगा 4a होगा। जबकि इसकी ऊंचाई को अगर हम लेते हैं तो ऊंचाई भी यहाँ पे a ही होगा, तो वैसी कंडीशन में बन जाएगा 4a स्क्वायर। सही है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की अभी हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं घन के बाद, घनाभ की बात कर देते हैं, घनाभ की बात करें तो घनाभ की कंडीशन में इसका सतह एक होता है क्या चीज, घनाभ की कंडीशन में इसका जो सतह होगा एक आयत होगा, और आयत की लंबाई l और ये b हो रहा होगा। और वैसी कंडीशन में आयत का परिमाप होता है l प्लस 2l+b, और इसी में हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे। अलग से हमको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है कि लेके अलग अलग रटे लेके इसको परेशान, बस इतने ही इस तरीके से तोड़ के रखेंगे, फिर आपका आगे से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज दिमाग में रखे रहेंगे कि सतह का परिमाप गुणे ऊंचाई, सतह का परिमाप 2l+b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे इसकी ऊंचाई से हम लेकर के यहाँ पे क्या कर लिए, हम गुणा कर लिए। सही है। देखिए अभी तक हम दो चीज केवल सीखे हैं। क्या सीखे हैं, तो हमको आयतन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, हम दो ही चीज सीखे अभी तक कि आयतन अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और आयतन के लिए आपने बनाया था कि सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और वहां से निकाल देते। और हम फिर एक चीज बताए थे अभी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इसके लिए बतलाया गया चीज कि सतह का परिमाप गुणे ऊंचाई। अभी तक हम दो चीज सीखे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद से हम आते हैं आगे की तरफ, और हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए बिल्कुल हमको परेशान नहीं होना है। यदि हमारे पास इस चार दीवार का क्षेत्रफल पता चल जाए, और संपूर्ण का मतलब होता है कुल, तो हमारे पास बचा क्या है, एक ऊपर का बचा और एक नीचे का बचा, दोनों को जोड़ लेंगे, बस सीधी सी बात है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में तब हम क्या कहेंगे, अगर इसको हमको एक लाइन में लिखना हो और सभी परिमाणुमा आकृति के लिए, और हम कहें कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बतलाइए, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल गुणे 2, हम 2 कहां से ला दिए, तो सतह का क्षेत्रफल जो होगा उसमें हम 2 इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि जैसा सतह है वैसा ही उसका शीर्ष है, जैसा उसका सतह है वैसा ही उसका शीर्ष है। इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल गुणे 2, या हम चाहें तो बोल सकते हैं कि शीर्ष का क्षेत्रफल गुणे 2, दोनों बात एक ही हुई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सतह और शीर्ष दोनों समान है। किसमें, प्रिज्मनुमा आकृति है, वही हम लेकर चल रहे हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी आकृति ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया घन, और घन में हम कह रहे हैं कि इसके चारों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बतलाइए, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम क्या कर लेंगे, घन में हम कहेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी तक हम ऊपर जो है घन में चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए 4a स्क्वायर पकड़ रहे थे, 4a स्क्वायर। यदि हम 4a स्क्वायर, यदि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक सतह का क्षेत्रफल यहाँ पे a स्क्वायर होगा, क्योंकि ये नीचे वर्ग होगा, a होगा, a होगा, a स्क्वायर होगा,
तो सोचिए एक ऊपर भी है, तो इसका मतलब कि हम 2a² बोल दें, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6a²। हम लेके रट्टा मारते हैं 6a², कहाँ से 6 आया हमको नहीं समझ में आ पा रहा है, या समझ रहे हैं तो बेहतर है। तो चीजें यहाँ पे क्लियर आपको हो रही होगी कि यहाँ पे 6 सतह है, एक सतह का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा कर दे तभी बात समझ सकते हैं, या कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल और गुणे 2, या सतह का क्षेत्रफल गुणे 2, बात देखी हुई। अच्छा, यही काम यदि हम घनाभ में बोल लें, बात यही चीज कि घनाभ का हमको बदला दीजिए भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए अभी तक हम यही सीखे थे कि 2l प्लस b और गुणे h, सही है ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम इतना ही निकालते थे कि 2l प्लस b गुणे h, मतलब सतह का परिमाप गुणे ऊंचाई, लेकिन इसमें संपूर्ण की बात कर दिया है, इसका मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई को फिर लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा नीचे सतह वैसा ऊपर है, इसका मतलब हमको गुणे 2 भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? आप बिल्कुल इसको तोड़ के मत रटिएगा, ऐसे ही लेके रटे दिमाग में सेट करिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस सतह का क्षेत्रफल गुणे 2 या शीर्ष का क्षेत्रफल गुणे 2। अब इसको तोड़ेंगे ना तो फिर आपको रटना पड़ेगा, लेकिन यदि हम बस इतना ही तक रखते हैं दिमाग में तो हम चाहें तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम इसको तोड़ना ही चाहें तो देखिए हम इसका गुणा करते हैं 2h का l में, तो हम कहेंगे 2lh प्लस 2bh कहेंगे और प्लस 2lb बोलेंगे ऐसा। अगर हम इसको गुणा करें तो 2hl प्लस 2hb या bh इस तरीके से बनेगा, और तब हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे और तब बनेगा lb प्लस bh प्लस एक चीज कहीं से मिस्ट क्या छूट रहा है, हाँ HL है, देखिएगा इसको हम लिखे सही है लेकिन थोड़ा सा देखने में गलत, यहाँ जो दिख रहा है वो 2LH है, सही है, LH ही लिखे थे, थोड़ा देखने में आपको लगा कुछ एक ही जैसा, तो यहाँ भी हमको सही कर लेना चाहिए। ये 2 जो है हम इसको मिटा दें और लिखेंगे कि 2 अरे यार LH प्लस BH और प्लस 2 तो कॉमन हो गया है LB, इस तरीके से रटेंगे लेकर के, सही है, सही है। अगर इतनी चीज अगर नोट कर पाते हैं तो, या इसको अब रटने की जरूरत पड़ेगी कि 2LH प्लस BH प्लस LB, लेकिन यदि यहाँ पे लेके दिमाग लगाए रखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं, बस ये है कि सतह का चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसमें 2 दीवार और है, मतलब सतह और शीर्ष, इनको लेकर के क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन ये बन कहाँ से रहा है, तो यहाँ से बनना है। मतलब ये है कि आप यहाँ पे चीजों को रट नहीं रहे बल्कि ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि ये बन कहाँ से रहा है, ये हो कहाँ से रहा है, कहाँ से 2LH BH प्लस LB आया ये। अगर यही चीज हम बेलन की बात करते हैं, बेलन में अगर हम कहें कि समपूर्ण पृष्ठ, बेलन में यदि हम कहें कि समपूर्ण पृष्ठ, तो फिर हम वही बात कहेंगे कि वक्र पृष्ठ प्लस सतह का क्षेत्रफल और गुणे 2, क्यों वक्र पृष्ठ हम किसको बोलेंगे, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो अभी एक बनाए थे आकृति ने इस तरीके से कि वक्र पृष्ठ हम किसको बोलेंगे, जैसे एक बेलन का रूप लिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ जो एकदम गोल जैसे दिख रहा है ये वक्र पृष्ठ है, और जैसे संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये वाला और इसके पीछे वाला दोनों जो है शामिल कर लेंगे। तो हम वक्र पृष्ठ का अभी तक हम क्या वहां पे निकाले थे कि वक्र पृष्ठ जो होता था वहां पे सतह का परिमाप गुणे ऊंचाई यानी 2 पाई RH था, ये वक्र पृष्ठ था, और इसी में हमको जोड़ देना होगा पाई R², लेकिन एक का जोड़े यानी कि 2 हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक शीर्ष का एक सतह का, तो 2 पाई R² यहाँ पे हो गया। अब इस चीजों को कॉमन लेके छोटा बना सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप चीजों को बस इतना ही रखिए तोड़ के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पे चीजें रहे, नहीं तो जैसे तोड़ के नीचे ले जाएंगे तो फिर वो रटने वाली चीज बन जाएगी। हम चाहें तो इसको बना सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन चीजों को कुछ ले सकते हैं, हम चाहें तो ले सकते हैं 2 पाई
आर ले सकते हैं, 2 पाई आर ले लें तो यहाँ बचेगा एच और प्लस यहाँ पे आर। सही है, अगर चीजों को रट पा रहे हैं, आप रटने में सक्षम हैं, तो बिल्कुल आप इसको लेके रटिए। लेकिन हम सलाह देंगे कि आप यहाँ कॉन्सेप्ट पे चीजों को लेकर रखे रहिए। अगर बहुत दिन तक यदि चीजों को चाहते हैं कि आपके दिमाग में बैठे रहे, बार बार चीजों को लेकर के दोहराना ना पड़े, तो हम सलाह देंगे कि आप वक्रपृष्ठ प्लस सतह का क्षेत्रफल गुणे 2 कर लीजिए। आप इसको व्यवहारिक समझिए, ना कि यहाँ पे सूत्र पे लेके परेशान होंगे। दोनों तरीके हैं, आप जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिज्मनुमा आकृतियों के जो है कि प्रिज्मनुमा आकृतियों के आयतन, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल या समपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को आसान तरीके से लेकर के निकाल सकते हैं। हम अगली आकृति की तरफ चलेंगे, हम अगली आकृति की तरफ चलेंगे। 3D आकृति में जो है कि हम लेके चलते हैं पिरामिड नुमा आकृति। पिरामिड, अच्छा एक चीज हमारे से छूट रहा है अभी, हम यहाँ पे एक चीज छोड़ रहे हैं, विकर्ण। चलिए भाई इसको भी जान ही लीजिए। देखिए विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हम कहेंगे किसको, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, हमारे पास कोई कमरा है और कमरा में हम विकर्ण उसको बोलेंगे जो रखे जाने वाले सबसे लंबे बांस या कुछ भी चीज की लंबाई, यानी एक कोने से लेकर के दूसरे कोने की जो लंबाई होगी, जितनी अधिकतम लंबाई का इसमें चीज रखा जा सकता है, और वो जो है कि एक नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने को लेकर के मिला दे, वही इसकी अधिकतम दूरी होगी। यानी हम कह सकते हैं किसी आकृति के अंदर अधिकतम लंबाई, किसी आकृति के अंदर जो है कि किसी आकृति के अंदर अधिकतम लंबाई, सही है। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई आकृति बना लिया इस तरीके का, एक घनाभ बनाते हैं और घनाभ कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है। और अधिकतम क्या होगा देखिएगा, ये छत है और ये नीचे का शीर्ष है, तो अधिकतम लंबाई हम इसमें अधिकतम लंबाई इस कोने से लेकर के इस कोने को जो हम रख ले, जितनी दूरी हो जाएगी यही इसकी जो है कि क्या हो जाएगी, विकर्ण बोली जाएगी। यही इसका जो है कि क्या बोला जाएगा, विकर्ण बोला जाएगा। अधिकतम दूरी यही इसका विकर्ण होगा, सही है। समझ पा रहे हैं चीजों को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी दूरी होगी हम इसी को बोलेंगे कि ये इस आकृति में ये इसका विकर्ण होगा। और विकर्ण के लिए बस नॉर्मली आप क्या कर लेंगे कि लंबाई का वर्ग रूट लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, लेकिन ये किस में रहेगा, रूट में, ये निकल जाएगा विकर्ण। और ये आकृति हम कौन सी बना दी है, तो ये हो गया घनाभ, यानी कि हम घनाभ का विकर्ण जो बोलेंगे रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अच्छा इसी तरीके से जो होगा विकर्ण जो होगा, इन दो ही आकृति में पूछा जाता है नॉर्मली। बेलन में विकर्ण आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और घन के कंडीशन में भी फिर यही होगा कि रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए क्यों कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, चूंकि तीनों यहाँ पे सेम है, क्योंकि घन है तो सभी भुजाएं समान थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब जिसका यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा हम उसको निकाल, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना चाहे तो कि 3a, कि इसको हम अंदर ही रखें अभी पहले, तब अगले स्टेप में लेके बाहर करते हैं। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3a स्क्वायर, क्यों 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर जो होगा ये चूंकि इसका वर्गमूल निकल पा रहा है तो बाहर आ जाएगा, और रूट जो है कि अंदर ही रह जाएगा, रूट जो होगा ये अंदर ही रह जाएगा। तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि ए बाहर निकल गया और 3 अंदर हो गया, तो ए रूट 3,
तो यानी कि घन का विकर्ण अगर हम पूछ लेते हैं तो a√3 बता सकते हैं नाम। सही है, तो इस तरीके से विकर्ण भी हो गया। अगली आकृति की तरफ जरा हम चलते हैं। अगली आकृति जो हमारी है 3D आकृति का ही जो दूसरा पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं 3D आकृति का ही दूसरा पोर्शन जो है कि हम बोल रहे हैं, और वो जो होगा पिरामिड नुमा आकृति। देखिए बड़ी आसान तरीके से आप चीजों को समझ रहे हैं और आराम से समझ रहे हैं। पिरामिड नुमा आकृति, और हम इसमें बतलाए हैं कि जिसके सतह व शीर्ष, इसके सतह व शीर्ष क्या हो, भिन्न हो या असमान हो। और वैसी आकृति जो है कि हमको जो नॉर्मली सीधे सीधे जो देखने को मिलती है वो शंकु मिलती है। ये शंकु ही नहीं, बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं, हम जिसका नाम भले ना दे पाए, लेकिन उन सभी आकृतियों के आयतन के लिए जो है कि या वक्र पृष्ठ के लिए या संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम नॉर्मली हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। शंकु कुछ इस तरीके की आकृति होगी, शंकु कुछ इस तरीके की आकृति होगी। ठीक है, यही शंकु है, इसकी कुछ अपनी त्रिज्या होगी, कुछ इसकी अपनी ऊंचाई होगी, अपनी ऊंचाई होगी h, और इसकी जो ऊंचाई ये वाला जो होता है ना, इसको हम यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। हम यहाँ पे इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसको हम L से शो करा रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, तब शंकु का यदि हम आयतन की यदि बात करें, आयतन की, शंकु ही नहीं कोई भी 3D आकृति हो और वो पिरामिड नुमा आकृति, और जब उसकी हम आयतन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, लेकिन बटे हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 3। सही है, अब बटे 3 क्यों करना पड़ेगा, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आना भी चाहिए। दरअसल में होता क्या है, देखिए हम एक आपको कोई आकृति देते हैं, मान लीजिए शंकु है। सही है, शंकु बनाया जाएगा जब मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है, तो ऐसे नामी शंकु यदि बनाया जाए तो कुछ इस तरीके की आकृति होगी और उससे काट के ही बनाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि शंकु जो है कि जमीन पे उगते हैं, काट के ही बनाया जा रहा होगा। इस तरीके की कोई आकृति होगी। दरअसल में जब हम इस शंकु से या इस आकृति से एक शंकु निकालेंगे ना, तो उस आकृति का जो होगा ना 1/3 जो है कि आकृति निकलेगा, या हम कहें कि ये पूरा 3 हिस्से में बट जाएगा, जिसका वो 1/3 हिस्सा जो है कि ये शंकु निकलेगा। जो शंकु बन के निकलेगा वो उसका 1/3 हिस्सा होगा। तो इसलिए हम जो भी पिरामिड नुमा आकृति लेंगे उसका आयतन जो होगा ना प्रिज्म नुमा आकृति का 1/3 होगा। सही है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। शंकु चूंकि था तो शंकु का जो होगा, शंकु एक वृत्त पे बनी आकृति होती है 3D नुमा या प्रिज्म नुमा। तो वृत्त का परिधि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr²। देखिएगा इस तरीके से होगा वो वृत्त, और इसका जो होगा इसकी त्रिज्या r होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल लिख रहे हैं ना, सतह का क्षेत्रफल, तो सतह का क्षेत्रफल πr², और इसकी ऊंचाई, क्योंकि इसमें से जब कुछ बनाएंगे, जब इस तरीके की आकृति आप यहाँ से लेकर के, तो इसकी कुछ अपनी ऊंचाई होगी, और इसी ऊंचाई में यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आयतन होगा। लेकिन जब ये हम शंकु का नहीं कर पाए अभी, तो ये प्रिज्म का है और पिरामिड नुमा आकृति शंकु है, तो इसका मतलब हमको 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आयतन जो होगा वो 1/3 होता है। क्योंकि जब भी आप एक लकड़ी के गुटके अगर इस तरीके से लिए हैं और इसमें से शंकु निकालेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि यदि इतने चौड़ाई, इतने ऊंचाई की लकड़ी से जो है कि एक शंकु बनाया जाए, और अधिकतम मतलब लंबाई का अधिकतम जो है कि आयतन का शंकु बनाया जाए, तो कितना हिस्सा उसका नुकसान होता है। तो 1/3 यदि कि काम आ रहा है, तो यानी 2/3 इसमें क्या हो जाता है, नुकसान होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है चूंकि। तो फिलहाल का आयतन जो इसका होगा ना 1/3 πr²। क्लियर हुआ। कोई भी ऐसी आकृति होगी पिरामिड नुमा आकृति,
अगर हम उसका आयतन निकाले तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। जैसे हो सकता है कि एक जो है कि आकृति कुछ इस तरीके से हो, एक ये वर्ग है, वर्ग के तरीके से कुछ हद तक दिख रहा है, और इस तरीके की आकृति हो। समझिएगा, आगे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो कि ब्रॉड लेवल की चीजें हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई आकृति हो सकता है ऐसी आकृति कि हम इस तरीके से लेकर उठा लें और हम बोल देते हैं कि एक प्रिज्म पिरामिड नुमा आकृति है जिसकी सतह नीचे के वर्ग है, और इसकी भुजा मान लेते हैं कि कुछ दे देते हैं a, और इसकी ऊंचाई कुछ यदि हम दे देते हैं h, यदि इसकी ऊंचाई दे दिए, और हम पूछेंगे कि इसका आयतन क्या आयतन इसका बतलाइए, तो नॉर्मली आप सूत्र ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा कहीं पे। कहीं ना कहीं हमारा इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे काम करेगा कि सतह का क्षेत्रफल की यदि बात करें तो सतह जो होगी हमारा कैसा है, एक वर्गाकार है। सतह हमारा एक वर्गाकार है, तो वर्गाकार होने का मतलब यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, और ऊंचाई यहाँ पे h होगा। चूंकि एक ये पिरामिड नुमा आकृति बन रहा है तो हम बटे 3 कर लेंगे। हम यहाँ पे a स्क्वायर h बटे 3 से हम निकाल सकते हैं। हम नॉर्मली सीधे सीधे सूत्रों को इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप ब्रॉड लेवल के क्वेश्चनों को कर सके, बड़े बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को यहाँ से कर सकते हैं यदि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है तो। ये अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस तरीके से त्रिभुज हो, और त्रिभुज पे ही जो है कि एक 3D आकृति इस तरीके से बना दिया गया, ये ऊपरा हुआ हिस्सा है ऊपर की तरफ मान लीजिए खींच करके, और हम कह दें कि इसकी भुजा a है और इसकी ऊंचाई जो है कि h है, इसकी ऊंचाई जो है कि हमने बना दिया, इसको h बना दिया, और हम कहें कि इसका आयतन बतलाइए, हम कहें सूत्र बताइए, तो नहीं बता पाएंगे आप सूत्र। निश्चित रूप से आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कि सतह का क्षेत्रफल होगी ऊंचाई। तो सतह का क्षेत्रफल अगर हम इस वाले आकृति की बात करें तो सतह का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होगा यदि ये समबाहु त्रिभुज का रूप ले रहा है, तो हम उसी को मान के चल रहे हैं और गुणे यहाँ पे h करेंगे, और चूंकि एक सतह ये एक आकृति पिरामिड नुमा है तो हम बटे यहाँ पे लेकर के क्या कर लेंगे 3। तो आप यहाँ से इस चीजों को लेकर समझ जाएंगे, समझ पाएंगे और आंसर जो है कि दे पाएंगे। यदि हमारा चीज क्लियर यहाँ पे नहीं होता, कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लेके फंस जाएंगे। सही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ थोड़ा सा यहाँ हमको चीज को समझना होगा। वक्र पृष्ठ अभी हम बतलाए थे, बेलन में जो चादर लगाए, बक्सा जो है ना, बक्से के पेंदी और ऊपर के ढकना को छोड़ देना तो नीचे जो चारों दीवार दिख रही है वही उसका पृष्ठ है। क्योंकि वो वृत्ताकार अगर होगा, जैसे कोठिला ले लीजिए जिसमें आप लोग गेहूं चावल वगैरह रखते हैं, वो एक वृत्ताकार ऐसे होता है, नीचे सतह वृत्त होता है और उस पे जो है कि चादर इस तरीके से लगा होता है और वो आकृति एक वक्राकार आकृति होती है। तो वक्र पृष्ठ जो है कि हम यहाँ पे अगर कोई हम यहाँ पे लिए हुए हैं, देखिएगा इस तरीके से, सही है, और यहाँ से इसकी कुछ त्रिज्या होगी और इसकी तिर्यक ऊंचाई l होगी और इसकी ऊंचाई h है। दरअसल में जब हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं ना तो हमको इसकी ऊंचाई से नहीं मतलब होता है, ऊंचाई h से नहीं मतलब होता है, बल्कि तिर्यक ऊंचाई l से मतलब होता है। और वक्र पृष्ठ की कंडीशन में जो है ना, वक्र पृष्ठ की कंडीशन में जो है कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा, लेकिन जो ऊंचाई जो हम से गुणा कर रहे थे प्रिज्म नुमा आकृति में, चूंकि ये पिरामिड नुमा आकृति है तो हम इसमें तिर्यक ऊंचाई से गुणा करेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ जो होगा हमारा 2πr। समझिएगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हम ये चीज लिखने से पहले एक चीज और हम क्लियर कर दें कि सतह का हम यहाँ पे बता रहे हैं परिमाप, यहाँ भी कह रहे हैं, जैसे वहां बोल रहे थे ना कि सतह का परिमाप, हम यहाँ भी कहेंगे कि सतह का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई, सतह का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। हम यहाँ पे जो है सतह का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई से लेके हम निकाल पाएंगे। तो सतह का परिमाप हमारा क्या होगा 2π। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उसमें सतह जो होगा शीर्ष और नीचे का सतह 2 हो रहा था, तो वैसी कंडीशन में हम छोड़, लेकिन इसमें एक ही है तो इसलिए हम बटे 2 करेंगे। एक ही है मतलब समझ रहे हैं ना, हम एक वृत्त पे बना रहे थे जब बेलन, तो उसमें जो है कि 2 बन जा रहा था वृत्त, एक यहाँ और एक यहाँ पे,
तो हमारे ठीक लिए सही था, लेकिन ये इसका आधा हो गया, मतलब यहाँ पे केवल एक ही नीचे का वृत्त दिख रहा है, ऊपर हमको नहीं दिख रहा है, पॉइंटों में सिमट गए। इसका मतलब हमारा इसका यहाँ पे आधा हो गया, यानी बटे 2 करना पड़ेगा। तो हमारा सतह का परिमाप हो जाएगा 2 पाई r, और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे यानी l लेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई l लेंगे, और बटे यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 2। तो जब 2 से 2 को घटा लेते हैं तो हमारे पास बचता क्या है कि पाई r l, और लेके हम इसको रट्टा मारते हैं। लेकर के जब एग्जाम देने जाते हैं, या आप लोग करते क्या है कि चिपका लेते हैं लेकर के और रट्टा मारते हैं कि पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल, कहीं जाते जाते ट्रेन में बैठ के गए, एग्जाम हॉल में जाते जाते पाई आर एल की जगह पे पाई आर एच हो गया, तो फिर मामला हो जाएगा उल्टा सीधा। यदि आप कॉन्सेप्ट से चीजों को रखते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन चाहे कितना भी कठिन हो, जैसे भी घुमा ले, आप आंसर वगैरह जो है कि आसान आराम से दे सकते हैं। सही है। अच्छा, वक्रपृष्ठ के बाद और समझते हैं, थोड़ा सा और वक्रपृष्ठ को हम समझें जरा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई आकृति इस तरीके से दे दिए होते, एक आयताकार रूप दे दिए होते, और इसी को हम 3D रूप ऐसे बना दिए होते। समझिएगा जरा, 3D दे दे रहे हैं, और वो कैसा 3D है, तो पिरामिड नुमा आकृति है। और मान लेते हैं कि इसकी लंबाई दे देते, यहाँ पे हम लंबाई दे देते, मान लीजिए कि 5, चौड़ाई दे देते हम 2, और तिर्यक ऊंचाई हमको देना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमको तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे देना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई, ये भी एक चीज ध्यान देना हमको, तिर्यक ऊंचाई हम इसको नहीं बोल सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ से इसको नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ से लेकर के इसके बीच में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, उसको जो है कि हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए नीचे अगर इस तरीके से है, और हम यहाँ पे इसके सतह पे ऐसे घुमा के ऐसे इसको रख रहे हैं, शायद समझ नहीं, आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी देखिएगा, इस तरीके से अगर रख रहे हैं, तो हम यहाँ वाला सतह, ये वाला जो सतह है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई में नहीं लेंगे। हम ये लंबाई जो होगा तिर्यक ऊंचाई का हम होगा कि यहाँ से जो है बीचों बीच से जो है कि यहाँ पे जहाँ बनेगा, ये इसका तिर्यक ऊंचाई होगा। तो ये चीज हमको ध्यान देना होगा। जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, चीजों को बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। अभी हम केवल कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल तिर्यक ऊंचाई इसकी h होगी, और हम यहाँ पे बोल ही देते हैं कि मान लीजिए कि तिर्यक ऊंचाई हम 5 सेंटीमीटर बोल दे, और बोले कि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, या हम कहें कि इसकी चारों दीवार का, 4 दीवार होगा कि नहीं, कोई मंदिर बनता है ऐसे होगा, और मंदिर के ऊपर जाकर ऐसे जब बनाया जाता है चारों तरफ से, तो 4 दीवार हुआ कि नहीं, 4 दीवार हुआ कि नहीं। और हम इस 4 दीवार के अगर हम क्षेत्रफल पूछे जहां से झुकाव हुआ है, तो हम यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका हम कह सकते हैं कि सतह का परिमाप, सतह का परिमाप मतलब कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे तिर्यक ऊंचाई को जो है कि, चलिए हम h फिलहाल दिखाते हैं h, तो और बटे जैसे ही 2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, और बनेगा कि l प्लस बी, और h यहाँ पे रख ले, ये h तिर्यक ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, h हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप कहेंगे कि 2 + 5 और तिर्यक ऊंचाई जो है कि 5 हो जाएगा। हम 2 यहाँ से गायब कर दिए, क्यों, क्योंकि ये 2 से 2 कट चुका था। तो ये बन जाएगा 2 5 7, और 7 गुणे 5 यानी कि 35। आप बता सकते हैं कि 35 होगा। सही है, समझ पा रहे होंगे कि 35 होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 35 हो रहा होगा यहाँ पे। सही है, आप देख लीजिए 35 हो रहा होगा। सही है, चीजों को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ से इसका मतलब पिरामिड नुमा आकृति को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। एक हमारे पास जो है कि आकृति और दिख रही है, और वो हमारा तीसरा आकृति जो होगा, जिसको हम बतलाए थे क्या चीज, गोला। हम 2 आकृतियों को समझ चुके हैं, प्रिज्म, पिरामिड। प्रिज्म में हम बतलाए हैं सतह समान, देख और हम चीजों के लिए पहले सतह समान, सतह और शेष दोनों समान। इसमें हम आकृति लिए थे आयत, सॉरी घन, घनाभ, बेलन। ठीक, नॉर्मली इसके अतिरिक्त बहुत सारी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, ये भी हम चीज बतला चुके हैं। पिरामिड में नॉर्मली जो है हम शंकु को लिए हैं, शंकु के अतिरिक्त बहुत सारी आकृतियां बनेगी। अब हम आते हैं गोला पे जरा। गोला देखिए एक बिल्कुल ही अलग ही होगा। गोला में हमसे जो पूछ दिया जाएगा आयतन, और यहाँ पे आयतन का जो सूत्र होगा 4/3 पाई r क्यूब। फिर यहाँ से पूछ दिया जाता है वक्रपृष्ठ,
वक्र पृष्ठ पूछ दिया जाता है, या पूछ दिया जाता है संपूर्ण पृष्ठ, या पूछ दिया जाता है क्षेत्रफल। सही है, बात एक ही है। और यहाँ जो होता है गोले का जो वक्रपृष्ठ जो होता है एक वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, या हम इसको बोल दें कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सही है, बस इतना ही दो चीज होता है। क्लियर। गोला कुछ इस तरीके से गेंद देखें, गोले को हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो गोल देखते हैं गोला गेंद देख लीजिए, वो एक गोले का उदाहरण है। सही है, वक्रपृष्ठ बराबर हमको बस याद रखना है, वक्रपृष्ठ बोले, संपूर्ण पृष्ठ बोले, क्षेत्रफल बोले, तीनों जो है की चीज एक ही है। और यहाँ से आप आंसर बतला सकते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर एक वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना। दिमाग में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बनता है अर्धगोला। अर्धगोला उसी जो है कि गेंद को कट कर दीजिए बीच से ही, अर्धगोला बन जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज समझिएगा, गोला ऐसे जो होगा ना तो बीच की त्रिज्या आर होगी, जैसे वृत्त पे था तो सही वही त्रिज्या है। जहाँ पे पाई का मान आपको पता है 22/7 आगे जो है कि हम बतला चुके हैं। अब आते हैं जरा हम गोला। गोला कुछ अर्धगोला इस तरीके की कोई आकृति होगी, पूरी इस तरीके से बना होगा। आकृति दिख रहा है, कुछ हद तक दिख रहा है। डफली जो होता है लगभग कुछ हद तक वही होता है। और गोले का जो है कि कुछ यहाँ पे त्रिज्या होगा, सेंटर से लेके इसकी परिधि को मिला दे तो ये त्रिज्या होगी। और जैसे पूरा गोला था तो 4/3, पूरा गोला था तो 4/3 पाई आर क्यू था। सही है, सही है ना, 4/3 पाई आर, चूंकि आधा है तो बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी हम बतला सकते हैं कि 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा अर्धगोले का क्या आयतन, अर्धगोले का आयतन। सही है क्या। हम अब एक चीज यहाँ पे फिर आता है, अर्धगोले में आयतन तो हो गया, अब हम यहाँ पे निकालेंगे वक्रपृष्ठ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि जैसे हम यहाँ बोल रहे थे ना कि वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और क्षेत्रफल एक ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक नहीं होगा, क्योंकि वक्रपृष्ठ में हम उसको बोलेंगे जो केवल ये जो ऐसे है ऊपर वाले, मतलब जो कट करने के बाद से जो बीच में, जैसे तरबूज है ना, तरबूज को अगर कुछ हद तक इसको हम गोला मान ले, हालांकि होता नहीं पूरी तरह से लेकिन फिर भी, तो जो ग्रीन वाला पार्ट होगा ना वो उसका वक्रपृष्ठ कहलाएगा। और जो कट करने के बाद जो रेड वाला पार्ट होगा ना जो अंदर की तरफ, उसको जो है कि हम जो है वक्रपृष्ठ में न शामिल करके बल्कि संपूर्ण पृष्ठ जब बोला जाएगा तो ऊपर वाले रेड पार्ट को शामिल करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि वक्रपृष्ठ बराबर जो होगा यहाँ पे पूरे संपूर्ण था तो पाई आर स्क्वायर हो रहा था, और आधा होगा तो बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो मामला ठीक है कि वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इतना बोले हैं तो इसका मतलब कि उस तरबूज के हम हरे वाले भाग को कर रहे हैं, उसके छिलके की बात कर रहे हैं। और जब संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करेंगे, जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ना, इसको भी हमको रेड वाले पार्ट को भी लेकर के शामिल करना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ में जो है कि हमको रेड वाले पार्ट को लेकर के शामिल करना पड़ेगा। सही है, रेड वाले पार्ट को लेके हमको शामिल करना पड़ेगा। सही है ना, फिर से सब चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखिए हम कह रहे हैं कि यदि ये ग्रीन वाला जो पार्ट था, तो तरबूज की बात करें तो ये वक्रपृष्ठ था। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये हम केवल वक्रपृष्ठ के अंतर्गत रख रहे हैं इसको, और यही ऊपर वाला जो है कि रेड वाले पार्ट को यदि हम ले लेते हैं तो वो जो हो गया एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बोलेंगे, वो संपूर्ण पृष्ठ के अंतर्गत हम रखेंगे। सही है, कुछ हद तक हमको देखने लगा उसी तरीके से। सही है तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर इसका मतलब ये हो जाएगा कि वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर तो था, लेकिन अब एक पृष्ठ ऊपर भी मिल गया, और वो पृष्ठ जो दिख रहा है रेड वाला वो एक जो है कि वृत्त का काम करेगा। ऊपर एक वृत्त की तरीके से दिखेगा और उसकी त्रिज्या होगी आर। तो ऐसी कंडीशन में पाई आर स्क्वायर होगा, ऊपर का पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है मामला।
जिसको थोड़ा सा रटना पड़ सकता है या फिर चीजों को समझने का प्रयास करिए कि वक्र पृष्ठ में हम क्या कर दिए हैं, ऊपर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लेकर के जोड़ दिए हैं। बात समझ पा रहे होंगे, चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। तो इस प्रकार से जो है कि हम जो है कि सभी पूरे हिस्से को हम कवर कर पाए हैं। 3D आकृति और 2D आकृति दोनों को जो है कि हम लेके क्या कर पाए, कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से जो है कि हमको कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें। चैनल को जो है कि चैनल के लिंक को अन्य ग्रुपों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।